नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों के बीच में आज मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे। यह एजुकेशन विषय की शुरुआत शिक्षा नामक शब्द जो हिंदी है, जिसको आप भली भांति परिचित होंगे, तो हिंदी नामक शब्द शिक्षा से हुई है। अब उसकी पूरी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया आयाम, नया आयाम या नाम प्रदान करती है। उसको हम शिक्षा कह सकते हैं। यदि इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा की जाए तो शाब्दिक अर्थ में शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग समझिए, क्योंकि यह शिक्षा शास्त्र जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम देख सकते हैं, वही हम सुन सकते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है, शाब्दिक अर्थ की चर्चा की जाए तो शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है। आपको पता होगा कि शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यदि इसकी और चर्चा करें तो शिक्षा को आंग्ल भाषा अर्थात जैसा कि मैं एजुकेशन लिख चुका हूं, तो इसको आप यदि शिक्षा को आंग्ल भाषा में लिखा जाए, यानी आंग्ल का मतलब है अंग्रेजी में लिखा जाए, अर्थात इंग्लिश में लिखा जाए, तो यह जो भाषा होगी वह उसको हम कैसे कहेंगे? एजुकेशन कहेंगे। ठीक है ना? आप लोग समझ रहे होंगे। और आपको यह बता दें कि एजुकेशन शब्द की यदि व्युत्पत्ति कही जाए तो इसकी जो व्युत्पत्ति हुई तो वह निम्नलिखित शब्दों से हुई है। तो आपको बता दें कि निम्नलिखित जो शब्दों से हुई है एजुकेशन की व्युत्पत्ति, वह कौन सी भाषा से हुई है? तो एजुकेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से। अब लैटिन भाषा की चर्चा की जाए तो लैटिन भाषा में इसको लैटिन भाषा में एजुकेशन को क्या कहेंगे? एजुकेटम कहेंगे। इसको हम एजुकेटम कहेंगे। तो आपको बता दें कि एजुकेटम नामक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका यदि हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ है शिक्षित करना। इसका अर्थ है शिक्षित करना। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि यदि एजुकेशन को हिंदी में कहा जाए तो शिक्षा है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद एजुकेशन हो गया, और इसकी जो एजुकेशन की व्युत्पत्ति हुई वह लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के एजुकेटम नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? शिक्षित करना। यह आप लोगों के लिए, और आपको बता दूं, यह प्रतियोगी छात्र यदि हो, चाहे वह नेट की तैयारी कर रहे हो और चाहे वह शिक्षक भर्ती की, उनके लिए भी यह बिंदु महत्वपूर्ण है। आप और पाठ्यक्रम में बीए एमए के पाठ्यक्रम में दिए गए ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि इनसे आप पूरा प्रश्न अच्छा दे सकेंगे उत्तर, और इसलिए एक एक बिंदु को ध्यान से सुनते जाइए। अभी हम क्लास को जारी रखने वाले हैं। आपको बता दें, यह हमने बात सुन ली है। अब दूसरी बात पर आते हैं। प्रत्येक बालक के, आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। बालक जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं वह जन्म से ही होती हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण में संपर्क में आता है, यदि बालक जब वातावरण के संपर्क में आता है तो वह वैसे वैसे उसकी शक्तियां अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही वह क्या है? शिक्षा है।
जब वह बालक वातावरण के संपर्क में आता है और उसकी अंदर की जो शक्तियां हैं, जब वह वातावरण के साथ में समायोजित होती हैं और विकसित करता है वह बालक अपनी शक्तियों को, तो वह क्या कहलाएंगी? वह एक शिक्षा कहलाएंगी। शिक्षा के संबंध में कुछ विद्वानों के मत जान लेते हैं। चलिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं बताते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत थे शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा को लेकर के, जो शिक्षा शास्त्र को लेकर के कहा जाए या शिक्षा को लेकर के कहा जाए, जो आपका शिक्षा शास्त्र हमारा विषय है, एजुकेशन जिसको कह सकते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए कि टैगोर जी का संबंध, टैगोर जी ने क्या कहा है इस विषय में। टैगोर साहब का मत जान लेते हैं पहले। टैगोर साहब के मत के अनुसार आपको बता दें कि टैगोर जी कहते थे शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क के को उस योग्य बनाना है। सुन लीजिए पुनः, शिक्षा का अर्थ जो है मस्तिष्क को उस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके और अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। अपनाते हुए यानी वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त भी कर सके। सत्य की वह खोज करे और अपना बनाते हुए उसको क्या करे? वह व्यक्त करे। तो शिक्षा का अर्थ उन्होंने कहा है, शिक्षा का अर्थ उन्होंने बताया है कि मस्तिष्क को इस योग्य बनाना, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके, सत्य की खोज कर सके। और आपको बता दूं कि तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके, तथा अपना बनाते हुए उसकी खोज कर सके। आपको बता दूं कि मेरी राइटिंग सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। मैंने पर्याप्त अपनी भाषा को लिखने की कोशिश की है। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसकी खोज कर सके, अपना वो सत्य की खोज कर सके और अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके, यानी कि वह खोज करके सत्य की वह व्यक्त भी कर सके दूसरों के सामने। यह हमारे टैगोर जी का कथन है। और चलिए और विद्वानों के आपको कथन बताते हैं। जैसे फ्रॉबेल साहब के अनुसार, फ्रॉबेल साहब जो कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकलती हैं। फ्रॉबेल साहब का भी देखिए मत कितना अच्छा है। वे फ्रॉबेल साहब वही फ्रॉबेल साहब हैं जिन्होंने खेल विधि दी है, आप याद रखें। फ्रॉबेल साहब कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, आपको पुनः लिख देता हूं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक या छात्र या बच्चा, जिसके द्वारा छात्र अपनी जन्मजात शक्तियों को, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां या छात्र की जन्मजात शक्तियां
विकसित होती हैं, विकसित होती हैं, विकसित कर सकता है। बालक भी कर सकते हैं, इसमें छात्र भी कर सकते हैं, आप बच्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि बालक भी कह सकते हैं। उसकी भाषा अपने अनुसार आप रख सकते हैं। फ्रॉबेल ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जन्मजात शक्तियों को विकसित करता, विकास करता है या बाहर निकालता है। उसको कुछ भी आप कह सकते हैं। भाषा अलग अलग विद्वान की भाषा है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। और आपको बता दें कि जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकलती हैं। और अगला जो विद्वान विवेकानंद के अनुसार क्या है, उसमें साफ साफ कहा गया कि विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। विवेकानंद जी भी की मत अच्छा है, और आपको इन विद्वानों के मत लिखने से अच्छा है कि हम आपको बता दें। जैसे विवेकानंद जी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। और कांट के अनुसार कहा जाए तो कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। कांट नाम के विद्वान, विवेकानंद मैंने कहा है, देखिए विवेकानंद के अनुसार भी बता दिया, और कांट के अनुसार भी आपको बताते हैं। कांट के अनुसार जो कहा गया है कि कांट के अनुसार, पुनः सुन लें, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी कि उसकी जिस व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है वह शिक्षा के व्यक्ति का पूर्णता का विकास कहलाएगी। तो चलिए, यह भी कांट नाम के विद्वान ने कहा है यह मत, और आपको आगे की क्लास भी बताते हैं, टेंशन ना लें। क्योंकि आपको बता दूं, शिक्षा शास्त्र जो विषय प्रारंभ हो चुका है वह आप लोगों को अब लगातार क्लासेस मिलेंगी। जो भी छात्र छात्राएं किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र विषय लिए हैं, या फिर आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पर्याप्त एक डेफिनेशनल आप लोगों को क्लास लगातार मिलती रहेगी। जैसे कि कहा गया है, अगली बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण, शिक्षा प्रक्रिया के रूप में यदि कहा जाए तो एजुकेशन एज अ प्रोसेस। एजुकेशन की क्या प्रोसेस होती है, एजुकेशन की प्रोसेस देखते हैं हमने शिक्षा शास्त्र के, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के विद्वानों द्वारा जो मत रहे वह आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने पर आप लोगों को इसको नोट नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए समय दिया गया था। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं और सुनते भी जाएं और लिखते भी जाएं। और आपको बता दूं, इसका नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि यदि आप किसी भी लेसन को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी पाठ को या क्वेश्चन को याद रखना चाहते हैं, तो आपको मैं कई क्लासों में बता चुका हूं। मैं स्वयं आपको बता दूं कि इंसान जब सीखता है तो उसको 3-4 प्रकार से ही सीखना पड़ता है। इंसान को सीखना है तो उसको पहले बोलना पड़ेगा, फिर उसको सुनना भी पड़ेगा, फिर उसको लिखना भी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के द्वारा जब वो सीखता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलिए, शिक्षा प्रक्रिया के रूप में, यानी एजुकेशन एज अ प्रोसेस, शिक्षा प्रक्रिया के रूप में किस तरीके से शिक्षा प्रक्रिया के रूप में एजुकेशन एज अ प्रोसेस, एजुकेशन एज अ प्रोसेस के रूप में किस तरीके से कही जाए तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? इस पर सभी विद्वानों के एक मत है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस पर सभी विद्वानों के एक मत है। अब आप कहेंगे कि शिक्षा पर तो एक मत है ही नहीं। नहीं, शिक्षा पर सभी के एक मत है, परंतु यह प्रक्रिया किस रूप में है, यह प्रक्रिया किस रूप में है, तो उसके लिए यह प्रक्रिया किस रूप में है, विद्वानों के मतभेद बना हुआ है। यानी प्रक्रिया जो है इसकी किस रूप में है, उसके लिए मतभेद बना हुआ है। जबकि शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस पर सभी विद्वानों के एक मत है। इसमें
तीन प्रक्रियाओं, इस प्रक्रिया को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है, इसमें मतभेद जो सबके विद्वानों के मत हैं तो उन पर मतभेद की चर्चा की जाए तो पहला तो मतभेद में बात आती है शिक्षा। पहला जो मत आता है उसमें कहा गया है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है इसको, शिक्षा को। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब है एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। इसमें कहा गया है एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस है, यानी कि इसमें क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया कही गई है। दूसरा जो मत आता है उसमें शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है इसको, तो इसमें क्या कहा गया है कि त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षा। एजुकेशन इज ट्राइपोलर, एजुकेशन इज ट्राइपोलर। ट्राइपोलर प्रोसेस, इसमें कहा गया है कि ट्राइपोलर प्रोसेस है। और तीसरे जो विद्वानों के मत हैं उसमें कहा गया है शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। सच बहुआयामी प्रक्रिया के तौर पर, इसमें बहुआयामी प्रक्रिया में क्या कहा गया है, एजुकेशन इज मल्टीपोलर। एजुकेशन इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर प्रोसेस, इसमें मल्टीपोलर प्रोसेस भी बताया गया है। यानी तीन प्रकार से मत हैं विद्वानों के। एक मत दिया गया है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, दूसरा मत कहता है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, तीसरा मत, तीसरे प्रकार के विद्वान कहते हैं शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। अब इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन के द्वारा हम इनको जानते हैं कि इसमें द्विमुखी प्रक्रिया क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार से है और बहुआयामी प्रक्रिया किस प्रकार से। तो द्विमुखी प्रक्रिया की चर्चा करें तो एजुकेशन इज इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला बिंदु, एजुकेशन इज क्या है, बाइपोलर सिस्टम प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस पहला बिंदु है। तो आपको बता दें इसमें एडम्स ने बताया है, इस शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया को एडम्स नाम के विद्वान साहब ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। एडम्स साहब कहते हैं कि शिक्षा कैसी है, द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया है, यह एडम्स साहब का मत है। आपको बता दें इसमें रॉस नाम के विद्वान का भी यही मत है। रॉस नाम के विद्वान जो होंगे उनका भी यही मत है। रॉस का मत भी यही है। उसने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि चुंबक के समान। उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है, इससे आप समझें कि उन्होंने कहा है कि चुंबक के समान। चुंबक के समान क्या है, चुंबक के समान शिक्षा के भी दो ध्रुव होना जरूरी है। चुंबक में देखा होगा आपने, दो ध्रुव होते हैं एन और एस। इसी भांति उन्होंने कहा है कि शिक्षा में भी दो ही ध्रुव होना आवश्यक है। कौन कौन ध्रुव, कौन कौन होंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि छात्र और शिक्षक, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी, दो उन्होंने
क्या बताए हैं? द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब है कि उसमें एक छात्र होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। तो दो ध्रुवों की चर्चा की है रॉस नाम के विद्वान साहब ने। उन्होंने कहा है कि चुंबक की भांति शिक्षा के भी दो ध्रुव होते हैं। जैसे कि उन्होंने एक ध्रुव के लिए, द्विमुखी प्रक्रिया के लिए आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें डायग्राम में उन्होंने कहा है, तो एक जगह पर हम लिख देते हैं किसको, एक जगह पे शिक्षक हो जाएगा, ये शिक्षक हो गया, ये शिक्षार्थी हो गया, यह डायग्राम आपका हो गया। यहां पर हम एक जगह पर उन्होंने ज्ञान को रख दिया है, दूसरी जगह पर अध्यापक का व्यक्तित्व हो गया, शिक्षक का व्यक्तित्व हो गया यहां पर। तो शिक्षक का व्यक्तित्व यानी टीचर की पर्सनालिटी, नॉलेज, टीचर, स्टूडेंट, यह चार आपके एक डायग्राम के द्वारा बताए गए हैं। अब इसमें हम चलते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया हो गई। अगली प्रक्रिया को देखते हैं, अगली जो हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया है, चलिए उसकी ओर भी बढ़ते हैं, उसकी भी जानकारी आप लोगों को देते हैं। यह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी मैंने कुछ मिटा दिया है, लेकिन चलिए आप लोगों तक पूरी जानकारी आ रही है। और चलिए आप वीडियो को, क्लास को बैक करके भी देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। और चलिए शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया, जो भी छात्र छात्राएं इस चीज को देख रहे हैं, आपको बता दूं कि इसको बिंदुवार पढ़ते जाएं, समझते जाएं। अब इस प्रक्रिया में उन्होंने बताया था कि द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, यह आसान सी बात है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होता है। अगर एक बोलता है तो द्विमुखी प्रक्रिया में क्या कहा जाए, एक बोलता है तो दूसरा सुनेगा, और एक लिखता है तो दूसरा लिखाता है, एक पढ़ता है तो दूसरा पढ़ाता है, और एक पथ प्रदर्शक के तौर पर करता है तो दूसरा अनुसरण करता है। यही द्विमुखी प्रक्रिया का एक छोटा सा उदाहरण है, जिसमें आप रेखा चित्र के माध्यम से देख रहे थे, उसमें साफ साफ लिखा गया है। चलिए अब हम त्रिमुखी प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया यानी एजुकेशन ए ट्राइपोलर प्रोसेस क्या है? तो ट्राइपोलर प्रोसेस में आपको बता दूं कि शिक्षा की तीसरी भुजा की चर्चा की जा रही है। शिक्षा की तीसरी भुजा, अभी दो भुजाएं तो बता दी गई हैं, छात्र भी बता दिया गया है, शिक्षक भी बता दिया गया है। अब तीसरी भुजा कौन सी है भाई? तो तीसरी भुजा की चर्चा करें तो तीसरी भुजा के तौर पर समाज को जोड़ा गया है। लेकिन तीनों भुजाओं में महत्वपूर्ण है, इसमें तीनों भुजाएं जो है महत्वपूर्ण है। इसमें एक विद्वान, क्योंकि हर एक प्रोसेस के पीछे अलग अलग विद्वानों के मत हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो इसमें जॉन डीवी नाम के विद्वान, जॉन डीवी की चर्चा करेंगे। अब इसमें हम दूसरी यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम जॉन डीवी साहब को देखते हैं। जॉन डीवी साहब को फॉलो करते हैं। जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया ना मानकर उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उन्होंने शिक्षा को क्या द्विमुखी प्रक्रिया ना मानकर इसको त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। किस तरीके से? उन्होंने एक जगह पर शिक्षक को रख दिया है, दूसरी जगह पर शिक्षार्थी हो गया है, तीसरी जगह पर आपका समाज या फिर उसमें भी ये भी कह सकते हैं सामाजिक शक्तियां, समाज या सामाजिक शक्तियां, यह निहित है। यानी कि उनके हिसाब से ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या है, शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और समाज या सामाजिक
शक्तियां हो गई। अब इसमें देख लें कि सामाजिक शक्तियों की यदि विस्तृत अर्थ जाना जाए, क्योंकि यह जो समझ में नहीं आ रहा होगा, दो बिंदु तो साफ स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें समाज का क्या रोल हो गया। तो समाज और सामाजिक शक्तियों से यदि देख जाना जाए तो उसमें उसका यदि अर्थ की चर्चा की जाए तो इसका विस्तृत अर्थ, विस्तृत अर्थ का मतलब है पाठ्यचर्या, या इसको कह सकते हैं पाठ्यक्रम, या इंग्लिश में कैरिकुलम। आप तीन प्रकार से इसको जान सकते हैं। पाठचर्या भी कह सकते हैं, और आपको बता दें पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, या फिर आप इसमें कह सकते हैं क्या, कैरिकुलम। यह आपका बिंदु जो इसमें जॉन डीवी साहब का मत था ट्राइपोलर प्रोसेस के लिए। और आपको बता दूं इसमें जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में, यह देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है, जॉन डीवी साहब का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में, निश्चित विधि से, निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। कितनी अच्छी बात कही है। इस बात को हम लिखना चाहें या फिर सुनना चाहें तो सुन लीजिए, क्योंकि उसमें पूरी अच्छी बात है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में, निश्चित विधि से, निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है, यह उनका मानना है। तो इसलिए आपका जो सामाजिक और समाज जो उन्होंने बताया कि तो उसमें सामाजिक भी हो गया, समाज भी हो गया, और निश्चित स्थान हो गया, निश्चित व्यक्ति हो गया, निश्चित यानी शिक्षक और शिक्षार्थी को निश्चित समय में और निश्चित क्या विधि के माध्यम से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। अगला जो बिंदु हमारा तीसरे बिंदु की चर्चा करें तो शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया के तौर पर कैसे देख सकते हैं, इस पर विद्वानों के क्या मत हैं, इसको और हम जान लेते हैं। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे हम, यह और अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु को जान लेते हैं। तीसरा जो बिंदु है शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया। शिक्षा ये जब मल्टीपोलर प्रोसेस का तात्पर्य क्या है। मल्टीपोलर प्रोसेस यह आपको बता दूं, यह वर्तमान की शिक्षा कही जा सकती है। इसमें क्या कहें कि वर्तमान में ऐसी शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है जो आपकी बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया का तात्पर्य यह भी है जैसे कि जिस माध्यम से हम आपको यह क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी बहुआयामी का ही पार्ट है। तो आपको बता दें कि वर्तमान में ऐसी शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है जिसमें शिक्षार्थी को व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास हो, व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास हो, ना कि एक पक्ष का। अब औपचारिक शिक्षा हो, उसमें अनौपचारिक शिक्षा हो, या दूरस्थ शिक्षा हो, या पत्राचार आदि का समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। स्वतः ही आपको बता दें शिक्षक स्वतः ही शिक्षण में सहायक संचार साधनों, भाषा प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि का भी महत्व बढ़ गया है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्रयोगशालाएं भी अच्छी बनाई जा रही है, प्रयोगशालाओं में भी अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं और अच्छे प्रकार की आप प्रयोगशालाएं भी तैयार हो रही हैं। और आपको बता दें पुस्तकालय पर भी विशेष गौर किया जाता है, चाहे वह सरकारें हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशंस हो, सारे जगहों पर आपको पुस्तकालय अच्छे प्रकार के देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिकल लैब वगैरह भी अच्छी मिलेंगी। इस प्रकार वर्तमान में शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया माना जा रहा है। अब बहुमुखी प्रक्रिया का एक छोटा सा नमूना बताना चाहूंगा। तो छोटा सा नमूना क्या होगा आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ चित्र के माध्यम से आपको एक नमूना बता रहा हूं जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि उसमें कुछ प्रोसेस जो किस तरीके से शिक्षा की बहुआयामी प्रक्रिया के तौर पर कही जाए तो दी जा रही है।
जैसे इसमें शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया, शिक्षा की क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया। बहुआयामी प्रक्रिया के तौर पर देखें तो इसमें यदि देखें तो यहां पर हम देख लेते हैं शारीरिक प्रक्रिया। शारीरिक प्रक्रिया में भी यही शिक्षा दी जाती है, शारीरिक प्रक्रिया, चाहे वह राजनीतिक विकास हो, राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास के तौर पर भी देखें और आर्थिक विकास के तौर पर भी देखें। आर्थिक विकास के तौर पर भी देख सकते हैं, और यहां पर आपको बता दें कि इसको प्राकृतिक विकास के तौर पर भी देख सकते हैं, प्राकृतिक विकास के तौर पर भी देख सकते हैं। इससे यानी कि बहुआयामी प्रक्रिया के तौर पर इसमें कहा जाए तो शारीरिक प्रक्रिया भी जुड़ी है, राजनीतिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी और प्राकृतिक विकास भी कहा जाता है, और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आएगी, आध्यात्मिक प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आएगी। और हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें संवेगात्मक प्रक्रिया, संवेगात्मक प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आएगी, और आपको बता दूं कि मानसिक प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आएगी, मानसिक प्रक्रिया। इसके बाद हमारी जो अंतिम प्रक्रिया के तौर पर कही जाए तो इसमें हमारी राजनीतिक हो गई है, शारीरिक हो गई है, और राजनीतिक हो गई है, आर्थिक हो गई है, और संवेगात्मक हो गई है, और इसके बाद संवेगात्मक के बाद सामाजिक प्रक्रिया। अभी सामाजिक प्रक्रिया यहां पर कर देते हैं, सामाजिक प्रक्रिया। ऐसे कहा जाए तो इसमें अभी इतने पार्ट आपको बताए गए हैं, इससे भी अधिक पार्ट हो सकते हैं। बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब यही है, क्योंकि इसमें कई आयाम जुड़ गए हैं वर्तमान में, जैसे दूरसंचार जुड़ गया है, और भी अन्य माध्यम है, संचार माध्यम के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, पत्राचार के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है, अन्य अन्य माध्यमों से दी जाती है शिक्षा। तो किसी विद्वान ने से मानसिक विकास प्रक्रिया, किसी विद्वान ने से मानसिक प्रक्रिया, तो किसी ने सामाजिक प्रक्रिया कहा है। इस बहुआयामी प्रक्रिया को किसी विद्वान ने इसको मानसिक प्रक्रिया कहा है, और किसी विद्वान ने इसे सामाजिक प्रक्रिया कहा है। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। अब मैं विदा लेना चाहूंगा, और आपको यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और आपने एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए हम इसी से शुरुआत करेंगे, और आगे अगली क्लासों में आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने शायद कभी समझा ना हो, कभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाना हो, लेकिन आपकी पूरी ताकत के साथ में, आप लोगों को पूरी ऊर्जा के साथ में हम उपस्थित होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।